दोस्तों, पिछले 3 महीनों में जब निफ्टी 50 में अराउंड 2% का फॉल देखने को मिला है, उसी टाइम पीरियड में निफ्टी आईटी जो कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज का इंडेक्स है, उसमें 20% का क्रैश हुआ है। आज के वीडियो में हम इस क्रैश के पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, क्या ये सेक्टर इस पॉइंट पे बॉटम आउट हो चुका है या ये अभी भी ओवर वैल्यूड है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर के क्रैश होने के पीछे क्या रीजंस है, वो जानने से पहले हमें इंडिया के आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज़ है, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है। अब सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए कि एक बैंक है, जैसे एसबीआई है, उसको खुद का एक ऐप बनाना है आपके लिए, बैंकिंग ऐप। तो वो क्या करेगी कि वो इस कंपनी को अप्रोच करेगी और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी कि उसके बदले में टीसीएस या विप्रो जो है उनके लिए एक ऐप बना के देगा और उसके बदले में एसबीआई उनको एक अमाउंट पे करेगा। तो ये जो है ये एक सर्विस है जिसके बदले में टीसीएस उनसे एक चार्ज कर रहा है, जो होता है उनका रेवेन्यू। तो दोस्तों, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है वो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने रेवेन्यूज़ कमाती है और साथ ही में वो दूसरी चीज़ें भी करती है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज भी ये कंपनीज प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो किस इंडस्ट्री के क्लाइंट से अपना पैसा कमाती है। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ जो है ये आईटी कंपनीज वो बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इस सेक्टर की कंपनीज से कमाती है। तो इस सेक्टर से जो है वो अराउंड 30 to 35% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो ये आईटी कंपनीज बीएफएसआई सेक्टर से कमाती है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। और दोस्तों, इनका दूसरा बड़ा सेगमेंट है रिटेल का। तो रिटेल में जैसे आता है कंज्यूमर गुड्स। तो इमेजिन कीजिए कि एक एफएमसीजी कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या नेस्ले हो गया, उनको खुद का एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल बनाना है। तो वो किसी एक आईटी कंपनी को अप्रोच करेगी और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी और ये वाला प्रोजेक्ट उनसे इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो दोस्तों, ये जो सेगमेंट है वो अराउंड 15 से 17% रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट करता है इन आईटी कंपनीज़ के लिए ऑन एवरेज। तो ये जो परसेंटेज है वो डिफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये टीसीएस के केस में 14 से 16% हो सकता है, तो विप्रो के केस में ये 12 to 14% हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज आईटी कंपनीज़ का 15 to 17% रेवेन्यू जो है वो इस सेगमेंट से आता है। तो दोस्तों, ये दोनों सेगमेंट्स यानी बीएफएसआई और रिटेल सेगमेंट जो है वो अराउंड 50% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यूज़ का ऑफ दिस आईटी कंपनीज़। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको आगे जाकर समझेगा। और दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि वो किस ज्योग्राफी से यानी किन कंट्रीज से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका, जहाँ से ये कंपनीज ऑलमोस्ट 50 to 60% अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करती है, और यूरोप, वहाँ से अराउंड 25 to 30% जो रेवेन्यूज़ है वो जनरेट करती है ये कंपनीज। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रीजन्स यानी नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप जो है वो अराउंड 80 to 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। यानी अगर ये आईटी कंपनी 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 80 से 90 रुपये वो कंपनी जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से कमा रही है। तो दोस्तों, हमने ये इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। सबसे पहला ये कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो सर्विस बेस्ड है। दूसरा ये कि जिस इंडस्ट्री को ये सबसे ज़्यादा केटर करते हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, एंड दूसरा है रिटेल। और तीसरा, इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की ओर कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि ये सेक्टर ऑलमोस्ट 20% से क्रैश कर गया। तो इसके पीछे दोस्तों 3 मेजर रीजंस है, हम एक एक करके उनको समझेंगे। क्रैश के पीछे का सबसे पहला रीजन है अर्निंग स्लोडाउन। तो दोस्तों, हम टीसीएस के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये न्यूज़ देखनी चाहिए। टीसीएस किकस्टार्ट्स अर्निंग सीजन विद द वर्स्ट Q3 इन द लास्ट 9 ईयर्स। यानी पिछला जो क्वार्टर था कंपनी का यानी Q3 FY25, ये कंपनी के लिए वर्स्ट था 9 सालों में, और इस क्वार्टर में जो है कंपनी का रेवेन्यू 1.7% से गिर गया। अगर हम टीसीएस के रिजल्ट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि Q2 के कंपैरिजन में Q3 में जो रेवेन्यू है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, और साथ ही में अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपेयर करें तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो Q3 FY24 में 1.7% था, फिर 2.2% था, 4.4, फिर वो बढ़ के Q2 में 5.5% पे पहुंच गया था, लेकिन वो Q3 में फिर से गिर के 4.5% पे पहुंच गया। तो दोस्तों, ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स क्या होता है, ये जो इंडियन आईटी कंपनीज है
वो अपने रेवेन्यूज़ फॉरेन क्लाइंट से कमाते हैं, जो कि इनकी पेमेंट डॉलर में करते हैं। और जैसा हमें पता है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करती रहती है। कुछ महीनों पहले वो 87.5 रुपीज़ पे थी, अभी 85.5 रुपीज़ पे चल रही है, यानी 2-3% का फ्लक्चुएशन होना काफ़ी कॉमन है। तो इसलिए ये जो IT कंपनीज़ हैं, इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जब हम देखते हैं तो हमें इन फ्लक्चुएशंस को हटा के देखनी पड़ती है। इसलिए हम CC यानी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इन कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 1.7% था, जो कि बढ़ के 5.5% पे पहुंच गया था, लेकिन वो फिर से गिर के 4.5% पे आ गया। तो दोस्तों ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, जहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 3 से 4% के बीच है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो क्या हुआ कि कोविड की वजह से इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था तब हर एक कंपनी ने IT की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ किया, और इसकी वजह से इन सारे कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, इनके मार्जिन्स एक्सपांड हुए, इन कंपनीज़ ने बहुत सारी हायरिंग कर ली। तो इन सारे रीजंस की वजह से इन कंपनीज़ के जो मल्टीपल्स थे, यानी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो गए। तो जैसे मैंने आपके सामने ये TCS का डेटा खोल के रखा है, तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि TCS का जो लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो ऑन एवरेज 24.2 रहा है, वेरएस ये बढ़ के 2021 में 40 पे चला गया था, और अभी रिसेंट में ही यानी अगस्त 2024 में ये 34 के अराउंड था, जो उसके हिस्टोरिकल एवरेज से 40% एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों ये वन ऑफ द रीजंस था कि जब अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई तो उसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में एक करेक्शन देखने को मिला। और यही चीज़ आप बाकी सारी IT कंपनीज जैसे विप्रो, इन्फोसिस में भी कॉमन देखेंगे कि इन कंपनीज़ का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और जब कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला तब ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी उसी हिसाब से करेक्ट हो गया। दूसरा मेजर रीज़न जिसकी वजह से इन सारे IT सेक्टर के स्टॉक्स में इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वीक स्पेंडिंग। तो दोस्तों पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन वाला एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसके बारे में हमने डिटेल में अपने टाटा मोटर्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं TCS के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है, इस एरिया में कंपनी के रेवेन्यूज़ में 2.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। वैसे ही अगर हम यूरोप का देखें, मतलब एक्सक्लूडिंग UK, तो वहाँ पे भी 1.5% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। और क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों रीजन्स ऑलमोस्ट 80 to 90% रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट करते हैं IT सेक्टर कंपनीज़ का, और क्योंकि इन दोनों रीजन्स में एक स्लो डाउन चल रहा है जिसकी वजह से कंपनीज़ जो है वो IT पे कम खर्चा कर रही है, जिसका असर जो है वो इंडिया की IT कंपनीज़ जो इन सारी कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर भी देखा गया है। और दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप रिसेंट में US के प्रेसिडेंट बने और हर एक कंट्री पे टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से US में इन्फ्लेशन और रिसेशन का फियर बना हुआ है, जिसकी वजह से भी IT कंपनीज़ के शेयर्स पे ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। दोस्तों IT सेक्टर के बारे में एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो IT एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं, यानी कंपनी अगर चाहे तो इनको कम या फिर डीले कर सकती है। जैसे अभी क्योंकि वर्ल्ड में एक अनसर्टेन माहौल बना हुआ है, तो बहुत सारी कंपनीज़ क्या कर रही है कि अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को डीले कर रही है, जिसकी वजह से विप्रो, TCS, इन सारी कंपनीज़ को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मुश्किल हो रही है, और इसी का असर उनके शेयर प्राइस पे भी दिखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 20% से डाउन है। IT सेक्टर क्रैश के पीछे तीसरा मेजर रीज़न है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जाना कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन IT कंपनीज जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। तो ये सर्विस बेस्ड कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऑटोमेशन हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो AI के साथ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। जैसे AI के साथ आप टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ही सस्ते में और बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। और ये जो सारी सर्विसेज है वो एट दिस पॉइंट इंडियन IT कंपनीज़ के लिए काफ़ी रेवेन्यूज़ जनरेट करती है, लेकिन आगे जाकर अगर AI का अडॉप्शन बढ़ जाता है तो ये कंपनीज़ को दिक्कत दे सकता है। साथ ही आपने एक चीज़ रिसेंट में नोटिस की होगी कि ये जो IT कंपनीज़ हैं इन्होंने अपनी हायरिंग को काफ़ी स्लो डाउन कर दिया है। इसके पीछे मेजर रीज़न AI ही है। दोस्तों ये हमने जान लिए वो क्या क्या मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से इन IT कंपनीज़ के शेयर्स में इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला, जैसे कंपनीज़ की अर्निंग्स का स्लो डाउन होना, साथ ही में ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल स्लो डाउन, AI का खतरा, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इन शेयर्स में एक क्रैश देखने को मिला। लेकिन आगे क्या ये शेयर्स इसी तरह गिरते रहेंगे या इनमें कोई रिकवरी का भी चांस है, तो ये जानते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों ये शेयर्स बॉटम आउट हो चुके हैं या नहीं ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम इन कंपनीज़ के इंडेक्स को अगर उसके हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करके देखें तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि ये शेयर्स इस पॉइंट पे ओवर वैल्यूड है या नहीं। जैसे मैंने ये निफ्टी IT इंडेक्स का डेटा ले लिया है,
तो इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो है वो मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 22 के अराउंड रहा है। और अगर हम अभी करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो वो अराउंड 27.2 है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से अभी भी 20% ज़्यादा है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स यहाँ से और 20% गिरेगा, लेकिन आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर आगे जाकर सिचुएशन इंप्रूव होती है और साथ ही में इन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है और ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे ट्रेड करते हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं उस पॉइंट पे। दोस्तों, जब भी आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि इस सेक्टर में जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन सारी कंपनीज़ में 7 से 8% से ज़्यादा ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको होपफुली जो छोटी कंपनीज़ हैं जिनमें अभी भी ग्रोथ की पोटेंशियल बची हुई है उनको चूज़ करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आप उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ना खरीदें। दोस्तों, एंड में बस यही बोलूँगा कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी रेजिलिएंट है। 2000 में जब .com बबल आया था या 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इन सारे इवेंट्स के बाद हमारे आईटी सेक्टर ने काफ़ी इवॉल्व किया था और काफ़ी चेंजेस अडेप्ट किए थे। वैसे ही ये जो रिसेंट में एआई का बूम आया है, हो सकता है इससे जो बहुत सारी बेसिक जॉब्स है टेस्टिंग, मेंटेनेंस में, वो चली जाए, लेकिन पैरेलली नई जॉब्स भी क्रिएट हो सकती है। अगर हमारी इंडियन आईटी कंपनी सही से एआई को अडेप्ट कर ले अपनी टेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है आगे जाकर इनको कम लोगों की ज़रूरत पड़े, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स में एक्सपांशन देखने को मिले। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और उसे हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।